मेटल ऑर्डर रहता है। मैं स्वागत करता हूँ। वो लो आप चाहिए सब आ जाओ। मैं सही करके ये पास में जमुना पिछड़ा हमारे दो गाँव साथ में लेकिन भारत जी देखा वो चला गया नहीं अकेला यही सौभाग्य हमारा सर सबके का काम लिया सर तो देख के कर लिया ना नाम ध्यान दिया ना बहुत कोई लगा रहा आप लोग ऐसे खड़े हो जी आप भी तुम्हारे साथ हाँ भी रानी जी आप भी गए हो कहीं क्या नाम तुम्हारा मेरा बुद्धू क्या है तो बहुत दिन में वही राजा इधर करो लाओ तुम भी खड़े हो आओ इधर आओ प्रधान आओ देखो चैलेंज बताओ किसान बताओ ना 6,000 मिल रहे पक्का एकदम ये 1983 के प्रधान जी है हमारे आपका क्या नाम है मोहम्मद रफी इधर आओ मोहम्मद रफी है तुम्हें मिल रहे 6,000 रुपये अभी ना मिले तो भरा तुमने फार्म क्यों ना मिल रहे शिकायत करी प्रधान जी क्यों मिल रहे पूछ रहा हूँ अभी तुम्हारा मैंने वो सुनने के लिए आया बताने के लिए आया सुनने के लिए भी आया आ सके आ जाओ गुलशन आ सके चलिए सो बेटा आदरणीय मंच बस अति सम्मानित यमुना साज के और आसपास के जो बुजुर्ग लोग हैं साथी लोग हैं देखो पहली चीज तो मैं ये है कि मैं सुधीर जी को किस चीज को आश्वस्त करूँ जो बताया देव किसान यूनियन का टिकैत जी का तो टिकैत जी का यहाँ के लोग सब जागरूक हैं सब समझते हैं उनकी क्या किस लिए वो कर रहे हैं वो किसान हित में नहीं कर रहे वो राजनीति को चमकाने के लिए ये काम कर रहे हैं और वो राजनीतिक खिलाफ हो गए थे वो हमारे क्षेत्र में एमपी का इलेक्शन लड़े अमरोहा से इस इलेक्शन से पहले 10,000 वोट इतना तो उनकी लोकप्रियता जबकि हमारे जो वो जाटों की बात है जाटों का संगठन हम लोग कह रहे हैं कि वो जाटों का संगठन जाट बहुत साथ हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारे क्षेत्र में कम से कम लाखों जाट होंगे एमपी के इलेक्शन अगर उन्हें 50% झाड़ी मिल जाते तब भी 50,000 वोट तो मिलते वो सब जानते हैं वो ढोंग कर रहे हैं वो किसानों के हित की कोई बात नहीं कर रहे हैं और जैसे भारतीयों में फंडिंग हो रही है उस फंडिंग पर अपना ऐश कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों के वो जो हैं एक तरह से एजेंटी का काम कर रहे हैं देखो इस सरकार ने ऐसा नहीं कि जो काम किया है वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के आधार पर किया जितनी भी उज्ज्वला योजना आई है उसमें कोई धर्म जाति धर्म कोई होती नहीं वो तो सबको एक बात है सबको मिला है दूसरी है भाई 5-5 लाख रुपए जो बीमार लोग हैं
उन्हें बीमे के दे रहे हैं पैसे। उसमें ये देखा जाएगा कि बीजेपी में वोट देने वाला इन्हें दिया जाएगा, ये उन्हें दिया जाएगा। इस सरकार में जो भी है, जो उसके पात्र हैं, उन्हें सबको चीज मिल गई। निष्पक्ष काम हो गया ये। और जितनी भी है, भाई तुम्हारा ये कोरोना आया, हमारा देश जो है वो तो 50 देशों के बराबर अकेला देश है, इतनी जनसंख्या का देश है। जो छोटे छोटे कर हमसे बहुत अग्रणी थे, मेडिकल की सुविधा उनसे हमसे बहुत आगे थी, उनके यहाँ पढ़ने वालों की कितनी वो हुई। और हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री का अरेंजमेंट तो है कि हमारा जो है फिर भी जो कैजुअलिटी हुई है वो बहुत कम हुई है। हाँ, और देशों के मुकाबले सब चीजें जो है, सब चीज व्यवस्थित है। अब वो सब चीज पे लगभग 100 करोड़ को पार करके वो। हाँ नहीं, अब 125 जा रहे। तो अब 1.25 करोड़ से करीब पहुंच गए। तो ये बताइए कि उसकी व्यवस्था करना, लोगों को जो गरीब लोग हैं उन्हें फ्री में अन्न देना, 80 करोड़ हैं 80 करोड़ को जो है फ्री में अन्न देना, तो ये व्यवस्था कैसे हो रही है? ये ईमानदारी की हो रही है। इससे पहले वाली जो सरकार था, उसके जो जिम्मेदार आदमी था राजीव गांधी का, अगर आपने स्टेटमेंट सुना हो, उन्होंने कहा हम नलकी में 1 रुपये डालते हैं, अब उपभोक्ता तक 10 पैसे पहुंचते हैं, 90 पैसे की लीकेज हो जाती। ये कोई वैसा आदमी नहीं करेगा, प्रधानमंत्री कह रहा था, जो सर्वोपरि था सत्ता का, वो आदमी कर रहा था। आज इस सरकार में है, जितना पैसा आपको मिलता, चाहे वो मकान बनाने की मिल रहा हो या जो भी योजना का पैसा आपको मिलता, वो सीधा आपके खाते में जाता। आपसे कुछ पैसा, 1 पैसा कोई या रिश्वत का या कोई ऐसा मान को देना चाहिए, उनसे दे दो। बाकी आप कुछ चाहें तो किसी को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस सरकार की जो व्यवस्था है, सबसे लैंड ऑर्डर देखो, इससे पहले जो है हम मेहनत करते थे, अपने हम जानवरों को पाल रहे हैं, देख रहे हैं यार जरूरत पड़ेगी तो भैंस बेच देंगे 1 लाख की, 17 को खोटा खा लिए। रिपोर्ट करवाने गए तो रिपोर्ट वाले दरोगा जी कहते कहते किसी का नाम ले दिया, जो पार्टी से जुड़ा हुआ उनकी, तो 2 घंटे फालतू, मतलब यार तुम्हें ये ट्रांसफर करवा गए, अब जब भैंस आती नहीं मिली। आज स्थिति ऐसी है, तुम बांध कर डाल दो, यहाँ बांध कर डालोगे वही चूक मिल जाएगी। तो ये क्या तुम्हारी सुविधा नहीं है क्या भाई? ये चीज ऐसी है कि जो चीज हम मेहनत कर रहे हैं, जो हमारी संपत्ति है, वो संपत्ति जो है सुरक्षित है, ये भी तो सरकार की है। लाइट ऑर्डर की तो बात है, तो आराम से हो रहे हैं। बिजली की बात जो है बताइए, बात हमें भी जमुना खास का आसपास का भी था, बिजली कभी भी रात को शाम को कभी नहीं आती थी, नहीं आती। गर्मियों की हालत ये हो गई थी, कुछ तो बिजली ना बची। हमारे पास में बहुत लंबी एक कोठी है, वहां से बिजली आती थी, तो वोल्टेज बहुत कम हो जाती थी। तो जो बीच के लोग थे वो खोल दे गए थे, तो वो अपना काम चला ले गए थे। हमें जो है 1 महीने तक बिजली बिजली। इस सरकार में स्थिति ऐसी है कि अब बिजली के कोई बंद करने पड़ रहे हैं हमें। पहले ही बंद किया, पानी न मिल जाए झगड़ा करते पड़ रहे हैं। आज स्थिति यह है कि हमारे पास इतना सप्लाई बिजली आ रही है कि हमें कुएं बंद करने पड़ रहे हैं। तो सरकार ने बहुत चीज दे रही है। अब रहा भाई बदमाशों पर कुछ लगा ना, कोई झगड़ा हुआ, सांप्रदायिक दंगे कितने होते हैं, सबका नुकसान होता है। आज सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे, पूरे देश में नहीं हो रहे, पूरे देश में नहीं हो रहे। तो मुसलमान सुरक्षित है, सब सब्जी सुरक्षित है, सभी तो सुरक्षित है। फिर जो कर रहे हैं, जो भी कार्रवाई हो रही है, वो बदमाशों के खिलाफ हो रही है। हाँ, सही आदमी सुरक्षित है, ना वो किसी धर्म का कोई लोग धर्म का हो, हिंदू हो, पंडित जी हो, मुसलमान हो, कसाई ईसाई कोई भी हो, जो खराब है उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। सही बात है। और जो भारतीय है, ईमानदार है, वो अपना सब मस्ती ले रहे हैं, कोई सब ठीक रह रहे हैं, सब सुरक्षित है। और चोर जो है, कोई चोर का किसी का कोई धर्म थोड़ी हो, अन्ना उसका इसकी चोरी करनी, उसे जो सॉफ्ट उसे मिल जाएगा टारगेट, वो काम कर लेगा। तो उनसे हमारी सबकी जान बची हुई है। तो सरकार बहुत काम कर रही है। यही योजना की बात, हम देहात में रह रहे हैं, हमारे यहाँ एक मजबूरी है, कमजोरी है कि हम मुख्य धारा से नहीं जुड़े होते थे। हमें तो पता लगा जब आगे भी योजना चली जाती यार, हम ये कर सकते काम। तो इसलिए जो है ये जागरूक करने में आए, भाई आपके पास एक ये है, पढ़ो देखो,
जिसे जो चीज लाभान्वित होता है वो न करो। रहा उसकी बात, देखो जी अशोक जी, साहस करना पड़ेगा, कोई किसी को ना देना दिया, ये तो साहस हिम्मत करो और संगठित रहो तो आपकी सब योजना तुम्हारे पास आएंगी। और हम बिखरे हुए हैं, जैसे तुम बता रहे हो वो लगा रहे हैं कांटा, अपनी बदनामी कर रहे हो। चलो करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। 308 वाले समूह वाली बात है। नहीं, समूह बारे में समझाऊंगा, वो टेक्निकल बात है, समझाऊंगा अभी। दोनों चीजें वो टेक्निकल बात है, दोस्तों बात समझाऊंगा नहीं है। अब इस चीज को जो है आप जो है पॉजिटिव सोचो, निगेटिव भी सोचो, इसके फायदे देखो ना, ऐसा न होने का आप करके देखेंगे। वो इसके बाद बैठ के बताऊंगा मैं आपको, बैठेंगे अभी। चलो धन्यवाद सुधीर जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, बहुत जोर से जुड़े रहे हम, जब तक त्यागी समाज में जुड़े रहे। नहीं, वो तो अशोक जी भी गए, सभी लोग कई के बार साहब ऐसे भर कर ले गया, मुझे अध्यक्ष बना दिया था आपने। हाँ, मैं बता रहा था। तो बहुत जिम्मेदारी से काम किया। अब बीच में आज के दर्शन हो गए, तो मिलेंगे उसकी बात में सब लग रहा है। अपनी बात को देता हूँ मैं। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रकाश डाला। और मैं आमंत्रित करूंगा रामकिशोर त्यागी जी को, वो कुछ प्रकाश डालेंगे, कुछ नई योजना के बारे में बताएंगे। आप भी पूरे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में नई नई योजनाएं जिस रहते हैं, फिर योजनाएं बनती है, उसमें भी अपनी फीडबैक देकर बनवाते हैं। तो प्लीज आप थोड़ा बताइए। आदरणीय सम्मानित मंच, किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय किसान मोर्चे के 3 बार के कोषाध्यक्ष श्री सुधीर त्यागी जी, जो पिछले कम से कम 35 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सुनो भैया, सभी क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर बड़े स्तर पर कार्य करते रहे और किसानों के विषय में भी अपनी एक पहले संस्था थी जो 2000 में बनी थी, अखिल भारतीय त्यागी भूमिहार किसान महासंघ, जिसने देश के कई राज्यों में बहुत अच्छे स्तर पर काम किया था। और भूमिहार जो हमारे ही भाई हैं, उसमें तो बहुत सांसद जीत के आते हैं, हर बार आते हैं। कुछ लोगों को आप जानते भी होंगे, डॉक्टर सीपी ठाकुर, उनको उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारे में बहुत विस्तार से घुमाया था। तो बड़ा लंबा अरसा हो गया है व्यावहारिक और प्रैक्टिकल ज्ञान का। हमारे इस संगठन के राष्ट्रीय सचिव विजेंद्र त्यागी, जो पत्रकार दिल्ली में रहे हैं हिंदुस्तान अखबार में, हमारे साथ आए रंजन जी जो गढ़ से आए हैं, रजनीश जी मेरठ से आए हैं, नरेंद्र त्यागी जी सरधना से आए हैं, कुलदीप जी, दुष्यंत जी, सचिन जी, और विशेषकर आप सब सम्मानित उपस्थित सभी को मैं हृदय से नमस्कार करता हूं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति है, हमारे ही समाज के कुछ लोगों में से कि जान है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का, हम लोगों को जानकारी अपने ही थे, वही राष्ट्रकवि घोषित हुए थे, मैथिली उनकी एक पंक्ति है, पर नमस्य है खिले विपिन में किसी शाखा पर फूल। बाहर के लोग आए, यदि रेगिस्तान में कोई फूल खिल जाए तो उसको नमस्कार है, क्योंकि रेगिस्तान फूल को खिलने नहीं देता है। आज यदि ऐसे विपरीत परिवेश में ऐसी गोष्ठी भी हो जाए तो उसको धन्यवाद। सही बात है। विपरीत सी परिस्थिति है। मैं भी विद्यालय चलाता हूँ, विभिन्न कारोबारों से जुड़ा हुआ हूँ, तो कोरोना के दौर में जो बुरी स्थिति हुई है उससे सब वाकिफ है, बहुत बुरी स्थिति। लेकिन यदि आप फाइनेंशियल आंकड़ों को देखें, इकोनॉमी को देखें, कुछ लोग रुचि रखते होंगे इकोनॉमी में कि केवल एग्रीकल्चर क्षेत्र ही ऐसा है जिसने सारी इकोनॉमी को इस 2 फाइनेंशियल
है ना जानकारी। एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो 4.5% तक पहुंचा, जो पिछले 20-30 वर्षों में कभी भी नहीं पहुंचा। 70% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में शेयर बहुत छोटा है। वैसे तो किसान समृद्ध रहेगा तो देश समृद्ध रहेगा, लेकिन जो भी देश समृद्ध हुए हैं वो तभी हुए जब किसान की संख्या घटी है। जब तक किसान किसान रहेगा समृद्धि बहुत मुश्किल है। अमेरिका में 2% किसान है, 2%। कृषि का उत्पादन हमसे ज्यादा है, लेकिन किसान कितना है? 2%। जागरूकता बहुत जरूरी है। अज्ञानता सब दुखों की जननी है। सारे दुखों की जननी क्या है? अज्ञानता। किसी भी क्षेत्र की है। अभी चेचक निकल आती है तो हम वो सब माता कहते हैं ना, लेकिन चेचक वायरस है, और वायरस आपने कोरोना में देख लिया, वो माता है दुश्मन है? क्या है? लेकिन घरों में चेचक की पूजा होती है, माता कहते हैं। मेरे विद्यालय में एक टीचर को चेचक निकल आई, मेरी प्रिंसिपल ने कहा सर उससे फोन करना, मैं उसे फोन किया, क्या लगी माता जी आई हैं। मैंने सोचा इसकी माँ आई है, वो कटिहार की तरफ का था, इसकी माँ आई होगी। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, माता जी आई है। मैंने कहा सर माता जी आई है। माता जी, मेरा एकदम दिमाग गया। मैंने कहा अच्छा माँ ही है ना? हाँ मेरा स्वाह। अरे मैंने कहा 1862 में ये इजाद हो गया था कि ये एक वायरस है और ये इंसान का दुश्मन है, अब इसकी पूजा हो रही है। अज्ञान का कितने बड़े लेवल की। अध्यक्ष जी ने विस्तार से योजनाओं पर चर्चा की। वास्तव में बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सारा खेल है अज्ञानता का। आज व्यक्ति शिक्षित होना, सबसे बड़ा जीवन में यदि कोई धन है तो वो कौन सा धन है? ज्ञान का धन है, विद्या का धन है। और विद्या में जो कमजोर रहेगा वो जरूर पिछड़ेगा। जो ये 3 कानून बने, आजादी के समय से इनकी मांग थी। आजादी के समय 14 चरण सिंह जो किसानों के थे, वास्तव में वो इसकी मांग कब किया करते थे? 1968 और 70 में। लेकिन मोदी सरकार को घेरने का जुगाड़ नहीं बन रहा था, तो किसानों को आगे मुखौटा बना के ऐसा जुगाड़ बना, ऐसा प्रोपेगेंडा हुआ कि चारों तरफ विरोध सा नजर आने लगा। कितने लोगों ने? 86% लोग जो छोटी जोत के हैं, 86%, जो देश का एक्चुअल आंकड़ा है। 2 एकड़ जमीन, सॉरी 2 हेक्टेयर, 2 में कंफ्यूज कर गया। ये 86% किसान हैं, 86%, और 15 करोड़ परिवार हैं। और कितने लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए होंगे? लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, बस 5 लाख भी कहा है। कहने का 15 करोड़ परिवार। यदि एक परिवार में 4 लोग भी मान ले तो 60 करोड़ लोग किसानी से जुड़े हुए हैं। 60, 70, 80 करोड़, उसमें से कितने लोग हैं? लेकिन प्रोपेगेंडा कितना बड़ा है। हिटलर जो था दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, उसने अपने यहाँ एक प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री बनाई हुई थी। जो कोई इतिहास में रुचि रखता हो, पढ़ता लिखता हो, देखना जरा, उसके यहाँ एक प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री थी। उसके मिनिस्टर होते थे बाकायदा, वो मिनिस्टर थे मिस्टर गोबिंद। उनका काम था झूठ को सत्य में बदलना। और आप अपने आप प्रयोग करके देख लो कि एक झूठ को आप लगातार सैकड़ों बार बोलो तो दूसरे की बात का आपको भी लगने लगेगा ये सच है। आपका मन खुद कहने लगे। जैसे बचपन में
आपने कुछ शेखी मारी तो हमने तो वो उसको धोबी पाट मारा, उसे पटक दिया था। आप सैकड़ों बार बता दो, फिर आप खुद ही मानने लगो कि मैंने उसे पटका था। प्रोपेगंडा ऐसी चीज है, यही प्रोपेगंडा है जो कैंपा कोला, कोको कोला इनको बिकवाता, पिज्जा को बिकवाता, प्रोपेगंडा ही है। धूम्रपान में कोई टेस्ट नहीं है, प्रोपेगंडा में दम है। आईटीसी का प्रोपेगंडा, कोका कोला में, कैंपा कोला में कोई टेस्ट नहीं है। हमारे एक पत्रकार हुआ करते थे, रामजी प्रसाद जी, वो पार्लियामेंट के शुरुआत के दिनों के लोग व्यक्ति थे जब 77 में कोका कोला आई थी। वो कह रहे जब पार्लियामेंट में फ्री में कोका कोला मिलने लगी तो हम भी कोका कोला पीने गए, पत्रकार थे। वो कह रहे जैसे मुंह से पी तो नाक से निकली, तो हमने कहा भाई ये क्या ऐसी, अरे नाक में से निकली ऐसी चीज क्यों पीना, मतलब इतनी बुरी थी। तो उसको फ्री में पिलाया जाता था। और चाय भी जब इंट्रोड्यूस हुई तो रेलवे स्टेशनों पे चाय फ्री में पिलाई जाती थी। एक चाय की प्याली और प्याली है बंगाली चाय के श्लोक लिखे जाते थे, कविताएं लिखी जाती थी, विज्ञापन का जुगाड़। तो प्रोपेगेंडा ऐसा हुआ कि ऐसा लगने लगा शायद किसानों को विरोध ही हो रहा। ये तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र किससे चलता है? वोट से चलता है। कोई मूर्ख नहीं है। जिस देश में 70% किसान हो उनका विरोध करके क्या अपनी ऐसी तैसी करानी है? कोई मूर्ख भी नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? कोई सरकार, कोई नेता तभी तो कुछ करेगा जब रहेगा, और जब लोग उसे हरा ही देंगे तो वो करेगा क्या? सबको अपने को बचाना है। कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन प्रोपेगेंडा कैसा? सवाल पे सवाल, उसके ऊपर सवाल, उल्टे से सवाल, सीधे से सवाल, आगे से सवाल, पीछे से सवाल, ऊपर सवाल, नीचे सवाल। प्याज का छिलका, एक छिलका उतार दो, दूसरा आ गया, दूसरा उतार दो, तीसरा आ गया, तीसरा उतार दो, चौथा उतार आ गया, और लास्ट में कुछ भी नहीं बचा। छिलके उतारते चले जाओ, प्याज खत्म, प्याज थोड़ी बची। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, और लास्ट में देखोगे कुछ नहीं बचा। ऐसा मजेदार प्रोपेगेंडा है। सारा जुगाड़ प्रोपेगेंडा का है कि प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया जाए। मैं एक आपको एक छोटी सी कहानी सी सुनाता हूं कि सवाल से सवाल कैसे उठाए जाते हैं, कि कहानी से बातें जरा जल्दी समझ में आ जाए और थोड़ा हास्य भी हो जाता है, थोड़ा सा जोक भी, थोड़ा आनंद भी आना चाहिए। अजय जी ने विस्तार से योजनाओं की चर्चा तो कर दी। तो मटकाराम ब्रह्मचारी थे 1965 के युद्ध में, तो सिविलियन को भी भर्ती किया गया, मैंडेटरी आर्मी में भर्ती होना हो गया। तो प्रशासन के, पुलिस के लोग जो है मटकाराम ब्रह्मचारी के पास आए, मतलब सवाल कैसे कैसे निकाल ले जाते हैं। कहने लगे ब्रह्मचारी जी आपको भी सेना में भर्ती होना? वो कहने लगे ना बाबा ना, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, जय भगवान करो। ब्रह्मचारी का सेना से क्या मतलब? वो कहने लगे ब्रह्मचारी जैसे हट्टे कट्टे आदमी तो सेना में जाएंगे, कमजोर को कौन ले जाएगा? नहीं, मेरा तो ब्रह्मचर्य खराब हो जाएगा। सेना से ब्रह्मचर्य कैसे खराब हो जाए? भाई जोक तभी समझ में आता है ध्यान से सुनता आदमी, नहीं टर्निंग पॉइंट निकल जाता है, पता नहीं लगता। एक बार जो गोरबा चौक को रीगन ने चुटकुला सुना दिया, तू ना हंसा ना प्रतिक्रिया दी। ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। अगले दिन रीगन ने जो है प्रेस में कहा कि पता नहीं गोरबा चौक ने, ये जब तो रसिया था, दमदार था, मेरा अपमान किया है, या इनको बुद्धि नहीं है, इन्हें मेरे चुटकुला ही समझ में नहीं आया। वो समझ में नहीं आया कि रसिया तो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां ऐसा हंसी मजाक होते ही नहीं। तो ये चीजें समझ में नहीं आती है जब उपस्थित रहता दिमाग। और अच्छा श्रोता भी तभी बोलता जब अच्छा वक्ता होता है, और अच्छा वक्ता वही होता है जो ताली बजाता ठीक करें जो अच्छा श्रोता वही होता है, वक्ता जो कुछ कुछ कहता भी अंदर अंदर, ऊपर से बोलता रहता, भाषण देता रहता, अंदर से कुछ कुछ गड़बड़ कहता। कैसे आदमी बताइए यार। तो कहने भाई आपको तो सेना में चलना पड़ेगा। ना बाबा राम 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 का नाम लो, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा।
भाई कैसे टूट जाएगा, सहना में तो स्त्री भी नहीं होती। उन्होंने कहा जी देखो ब्रह्मचारी जी, यदि आपने बता दिया तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूट रहा है, हम आपको सहना में ले जाएंगे। मजाक में मैं आपको गंभीर विषय आपके सामने पेश कर रहा हूं, मजाक में। तो कहने लगे अच्छा मान लो जी मुझे आप सेना में लेंगे, या तो मुझे आप रसोईया बनाओगे और या मुझे युद्ध के मैदान में ले जाओगे। देखो जो तुमने मुझे रसोईया बनाया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखो सवाल से सवाल कैसे निकलते हैं। और जो युद्ध के मैदान में ले गए तो उसमें दो बात, क्या बात है भाई तो बताओ। तो दो बात यह है कि भाई या तो मैं जो हूं गोली से मरूंगा या टैंक के सामने मारा जाऊंगा। टैंक के सामने मारा गया तो कोई बात नहीं जी, मेरे खरपच्चे उड़ जाएंगे, पता ही नहीं लगे कहां गया। और गोली से मारा गया तो दो बात, भाई बात अभी दो बात है कि मुझे गोली लगी तो मरूंगा, या तो मुझे दफनाया जाएगा या मुझे जलाया जाएगा। भाई ठीक है, भाई जलाया गया तो कोई बात नहीं, और दफनाया गया तो दो बात है। वही परेशान हो गया, मामला क्या है साला, फिर दो बात होगी। दफनाया गया तो दो बात है, नहीं भाई क्या बात है दो, चल बता तो सही। नहीं भाई दफनाया गया तो जहां मुझे दफनाया जाएगा 10-20 साल में, 50 साल में, 100 साल में जो है वहां कुछ ना कुछ लोग बोएंगे, सरसों बो दी, तिल बो दिया, तरा बो दिया, तो फिर दो बात है। मान लो गेहूं बो दिया, बाजरा बो दिया, जो बो दिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, और ये तेल वाली फसल बोल दी तो फिर दो बात है। परेशान दो बात क्या, जवाब देते रहो कितना दोगे। ये दो बातें, फिर अब क्या हुआ भाई कि जो तेल बनेगा उसे लोग या तो खाएंगे या उसकी साबुन बनाएंगे। कि हाँ बात तो ठीक कह रहा, देखो जी खा लेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, और जो साबुन बना ली तो उसमें भाई अब क्या अब क्या बात है, क्योंकि जो साबुन बना दी तो साबुन बनेगी तो उससे या तो पुरुष नहाएगा या स्त्री नहाएगी। हाँ जब पुरुष नहाया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्त्री नहाई तो फिर तो दो बात। फिर क्या है जी, स्त्री से स्त्री नहा ली तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, भाई स्त्री नहाई, हाँ मैं तो उसमें यदि स्त्री नहाई और उसने साबुन को मल मल के लगाया तो मेरा कर्मचारी चला गया। अभी एकदम कहा भैया तू माफ कर हमें, हम हारे तू जीता, में हम 10 को और कितने सवाल पे सवाल, ऐसे कह दो उधर से बोल देगा, उधर से कह लो इधर से बोल देगा, उधर से कह लो उधर से बोल देगा। और उनकी शक्ति जो है, मुल्ला जी बैठे जरा आनंद तो आना चाहिए ना, तो उनकी शक्ति असल में संदूकची की चाबी खुई हुई, क्या संदूकची की चाबी खुई। तो मुल्ला नसरुद्दीन जो है विश्व के प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक थे, तुर्की के थे, हास्य की उनकी व्यंग की बड़ी कहानियां हैं सारी दुनिया में। तो मुल्ला नसरुद्दीन की बेगम को जो है रात्रि में प्रसव पीड़ा हो गई, तो उन्होंने वैद्य को बुलाया, भाई घरवाली को बेगम को जो बहुत पीड़ा हो रही है देखो। तो वैद्य कहने लगा देखो जनाना का मामला, आप थोड़ा बाहर बैठो जी मुल्ला नसरुद्दीन को, तुमने तो मुल्ला नसरुद्दीन का नाम सुना है नहीं, तो तुम बाहर बैठो। मुल्ला नसरुद्दीन बाहर बैठ गया जी। थोड़ी देर बाद वैद्य जी ने कहा नसरुद्दीन सर, नसरुद्दीन कहीं आरी मिलेगी? हाँ जी मिल जाएगी। बताओ बेगम का इलाज होना, जो आरी मांग रहा, बड़ी समस्या है, क्या है जी? आरी ला के दे दी, थोड़ी देर खटर पटर हुई, आरी चली, थोड़ी देर में वैद्य जी कहने लगे मुल्ला जी हथौड़ा मिलेगा? उनकी जान में जानी, हथौड़ा चलाएगा काम है, पेट में बच्चा है, हथौड़ा मार के होगा क्या, बड़ी समस्या होगी जान को। हथौड़ा चलाई थोड़ी देर, फिर वैद्य जी कहने लगे मुल्ला जी वो पत्थर मिलेगा बड़ा सा? जी पत्थर जाओ ऐसी की पत्थर ला दो, आरी ला दो, हथौड़ा ला दो। अरे ये हो क्या रहा है? अरे मेरी पत्नी चिल्ला रही है,
बच्चा हुआ नहीं, तुम्हारी मांग रहे हो, हथौड़ा मांग रहे हो, पत्थर मांग रहे हो। कह रहे जी मेरी संदूकची नहीं खुल रही। अरे इलाज तो जब होगा जब संदूकची भाई जुगाड़ तो जब ढूंढेंगे, कानून पर कुछ जब तो बताएंगे जब संदूकची खुलेगी। संदूकची बंद वास्तव में बगैर बात का प्रोपेगेंडा हो रहा है, बगैर बात की समस्या हो रही है। उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा। धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। वास्तव में इतनी सारी योजनाएं हैं कि उनको सही से देखा नहीं जाता कि उसमें से बहुत। अब देखो जैसे कूड़े का ढेर, वहां दिल्ली में जाओ ना, जब एंट्री करो भाई साहब की तरफ को जाते हैं तो ये बड़ा, मेरा पोता उसमें मैं कहता हूँ देखो बेटा पहाड़ आ गया, नहीं दादा ये कूड़ा है। अरे मैंने कहा नहीं पहाड़ है ये। अब कूड़े के ढेर का जुगाड़ किया गया, उसके लिए बड़ा प्लांट लगा और उसे सरकार, वो जो प्राइवेट कंपनी है उसको पैसे देती है और वो उसे रिसाइकल करते हैं और उसमें से बहुत बढ़िया कंपोस्ट निकलता। तो कई बार तो कूड़े में से सोना चांदी निकल जाता। ये तो सारी बहुत सुंदर योजनाएं हैं। गोबर पर सब्सिडी है भाई। और देखो अभी कह रहे थे भाई कई योजनाएं जो कई छोटे मोटे कारोबार करते हैं फेल होते हैं, निश्चित रूप से फेल होते हैं। अभी आंकड़ा आया है भारत का, कुलदीप जी जो स्टार्टअप है उसने पिछले 3 महीने में 82,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। कितने? दुनिया का नंबर 1 स्टार्टअप, दुनिया का नंबर 1। अमेरिका पीछे, चाइना पीछे, जर्मन पीछे। काम फेल भी होते हैं और जो करने वाला है उसके काम कामयाब। देखो जीवन में सबसे बड़ा रिस्क क्या, कोई बताओ? जीवन में सबसे बड़ा रिस्क है जो रिस्क नहीं लेता। जिसने जिंदगी में रिस्क नहीं लिया वो उसके जीवन का सबसे बड़ा रिस्क है। रिस्क तो लेना पड़ेगा। एक आदमी उसी कारोबार को करके सफल हो रहा और एक आदमी उसी कारोबार को करके सफल हो रहा। ये तो मूल बात अपने ज्ञान की है। धीरू भाई अंबानी जब नारे हुए तो अनिल अंबानी के पास ज्यादा संपत्ति थी कि वो थोड़े प्यारे थे, माँ को भी अच्छे लगते थे, पिता को। और उनके इस पीछे का चलती तो उसकी थी। आज वो कहाँ पहुंच गया। तो आदमी जो है उस एक ही आदमी एक जगह कमाता है, दूसरा आदमी उसी जगह कमाता। तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में तो सरकार ने बड़ी योजनाएं, चीजों को पढ़ना चाहिए। मैं तो एजुकेशन के क्षेत्र में देखता हूँ कि इतनी सारी चीजें हैं कि हमें भी ज्ञान नहीं, हम तो बहुत उनको पढ़ते लिखते हैं। तो मैं एक बार फिर आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इकट्ठे हुए, इस मसले पर विचार किया। आगे संस्था जो है काफी बड़े विस्तार से इन विषय पर विचार रखती रहेगी और जो समस्याएं अनसुलझी हैं उनके समाधान का भी लगातार प्रयास कराया जाएगा। धन्यवाद। सभी लोगों से एक निवेदन है हमारा कि अपने फोन को एक बार निकाल लें। हम आपको नंबर कल्याण परिषद का संपर्क नंबर और व्हाट्सएप नंबर नोट करा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा नंबर है 98, खुल गया सब लोगों का फोन, 981801801807 मैं एक बार फिर से नंबर रिपीट कर रहा हूँ 9818018787। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर रहे हैं, मिला लीजिए 9818018787।
किसान कल्याण परिषद का रजिस्टर्ड नंबर है। आप इस पे वीडियो, सूचना, मैसेज आप भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है, 24 घंटा ऑन है। आप इस पे सूचना लिख करके आप भेजें अपनी परेशानी, आसपास की जानकारी, आसपास किसान से जुड़े हुए जानकारी, मुद्दे, आप खास तरह का फसल उपजाए वो भी सूचना डालें। न्यूज पे भी यहाँ से खबर जाएगी और किसान कल्याण परिषद कमेटी के पास भी जाएगी। और एक और अच्छी सूचना आपको देना चाहूंगा, वर्ल्ड में अगर लोन सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्री लेता है तो अमेरिका लेता है। और भाई साहब ने बताया कि 2% किसान रिस्क जैसे लेंगे तभी हमको योजना का जानकारी मिलेगा। इसलिए योजना का फायदा उठाने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आसपास एंड्रॉइड फोन है लोगों के पास, उसको एक बार खोलें और नए बच्चों को बताएं, वो आपको सारी चीजें निकाल कर आपके आगे देंगे। इस एंड्रॉइड फोन का प्रयोग करें। कोई जानकारी चाहिए तो उसमें मिल जाएगी। हिंदी में मैं बोलता हूँ फिर से, 981 80 18787। एक बार फिर से बोलूंगा, 981 80 18787। तो बहुत बहुत धन्यवाद रणबीर जी का। सहज भाव में सारी चीजें बताई सभी लोगों को, और चटकुले और कथा छोटी कहानी के रूप में बताई। बहुत अच्छी लगी, सबको समझ में आई। और जैसे कि शुरू में बोला था, एंजॉयमेंट के साथ में चीजें अंदर तक जाती हैं और हमेशा याद रहती हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। थैंक यू वेरी मच। अब मैं विजेंद्र जी हैं, प्रधान जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रधान जी आप सरजना साहब, प्रधान जी आदरणीय मंच, रविंद्र जी अध्यक्ष आज के कुलदीप जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील त्यागी जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय दिया आपने अपना कीमती। मैं तो यही कहना चाहूँगा, इन लोगों ने सही बात आपको बता दी। ये जो हो रही कोई राजनीति हो रही, जो किसानों की ये बैठे हैं धरने पर, उसमें मैं देसी भाषा में बताऊँगा, उनका जो सारे विपक्षी दल एक हो गए, इन्हें मुखौटा बना दिया। क्योंकि इधर दिखाई दे रहा था कि और तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता, तो किसानों का वो होगा। ये सारे विपक्षी दल इन्हें जो है फंडिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बस तो मैं यही बात कहना और कुछ। बहुत बढ़िया। हमारा गांव सबसे बड़ा क्षेत्र, हाँ सबसे बड़ा गाँव है। कोई एक पंछी नहीं है उसमें। एक पंछी मिल गया। भारत भैया जी थोड़ा सा इन्होंने करा तो हाँ नहीं कोई नहीं, बहुत है। बाहर से आए हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व परिचित, बहुत दिनों में उन्होंने पहचान लिया, हम भी पहचान रहे थे। तो इसके लिए भी और इसे आने के लिए यहाँ और क्षेत्र के लिए जो जानकारी उन्होंने यहाँ दी है, बहुत अच्छा कार्य की एक शुरुआत हुई है। पहले भी इसी शोर से लगे थे, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल पे उन्होंने झंडा खड़ा कर दिया था हम लोगों का, लेकिन फिर किन्हीं कारणों से हम पिछड़ गए। अब दोबारा दूसरा रास्ता अपनाया है, ये भी और बड़ी समाज सेवा का है। वो छोटा दायरा था, ये और बड़ा दायरा हो गया है। इसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यहाँ आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना हो रहा है, ये जो नंबर अभी नोट किया है किसान समिति वाला, तो इस पर कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या है, जागरूकता कितनी जरूरत है? बस जी पूरी संतुष्टि हो रही है साहब, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। खुले पैर सो रहे हैं, खेती उतनी सब बढ़िया हो रही है। आज ये जो बैठक हुआ है, हाँ जो उद्देश्य से बैठक, हाँ जी हाँ, इस पर भी जागरूक है। फायदे समझ में आए? हाँ फायदे समझ में आ रहे हैं। क्या किसान के हित में सरकार काम कर रही है? और पहले कोई किसी को बूझे बिना किसान कहाँ रह रहा है, अब बूझ तो हो रही है, सब सुविधा मिल रही है, सारे वो मिल रहे हैं, साधन मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, बिजली अधिक से अधिक मिल रही है। बिजली कितने घंटे आ रही है? 20-22 घंटे आ रही है हमारे। 22 घंटे आ रही है। खाद मिल रही है? हाँ जी, खाद बीज सब। राशन गाँव तक आ रही है? हाँ राशन हर महीने आ रहा है, डबल। चलिए धन्यवाद। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनय कुमार त्यागी है। त्यागी जी, आज जो बैठक आज आपके पंचायत में हुई, जी, इस बैठक का बेनिफिट क्या समझ में आया? देखिए साहब, इसका काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि जो लोग अननोन हैं और योजनाओं से परिचित नहीं हैं, तो हम लोग बड़े आभारी हैं कि हमारे देहात क्षेत्र में वो लोग आए
और आकर के उन्होंने सभी कल्याणकारी योजनाओं के विषय में बताया। क्योंकि किसान आज भी अनपढ़ है और अनपढ़ होने के नाते उसे सारी योजनाओं का पता नहीं चल पाता। कुछ योजनाएं आती हैं और वापस चली जाती हैं। तो इनसे हमें लाभ हुआ और इन्होंने जो हमें ये पंपलेट दी है इसके माध्यम से भी वो देखेंगे, पढ़ेंगे। योजना पत्र जी, योजना पत्र, इसको पढ़ेंगे और इसमें पढ़ने के बाद में इन्होंने अपना जो नंबर दिया है उस पर अपनी समस्याओं को बताएंगे और उसमें अमल भी करेंगे। और इन्होंने जैसे अभी गुरुजी ने बताया कि भाई जो आदमी जीवन में रिस्क नहीं ले सकता आगे नहीं बढ़ सकता, ये बिल्कुल सत्यता है, ये अर्थशास्त्र का एक नियम है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इन्हें देख करके और इनकी भाषा शैली को बड़ा प्रभावित हुआ मैं कि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। मैं भी टीचर रहा हूँ, एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत अच्छा प्रभाव है और आगे हमारे क्षेत्र को इन चीज़ों की जानकारी मिली, इसके लिए हम उनको धन्यवाद। आज आप यहाँ जो बताया गया, हाँ जी, उसके बारे में क्या समझ में आया? बहुत बढ़िया समझ में आया सर। जो जैसा भी प्रचार रखा है बहुत बढ़िया रखा है। क्या नाम है आपका? राम सिंह सैनी। अच्छा, हाँ बोल लेंगे साहब, बिल्कुल साहब, बिल्कुल। जी साहब बताइए। अपना नाम बताइए। अरविंद कुमार त्यागी। अरविंद जी, जी आप गांव में रहते हैं? जी हाँ। सरकार की जो योजना है वो गांव तक पहुंच रही है? गाँव तक 100% पहुँच रही है योजना। राशन 2 बार मिलता है महीने में, बिजली की समस्या कोई नहीं है, वो सड़कें सही हैं गांव में। और हाँ जी, कुल मिलाकर सरकार से समाज में, किसान में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आज जो ये बैठक हुआ है इसका उद्देश्य समझ में आया? इसका उद्देश्य समझ में आया। अब देखते हैं जागरूकता के लिए प्रोग्राम, जागरूकता सबसे बड़ी बात है, जागरूकता। चलिए, बहुत धन्यवाद। पार्टी से जुड़ा हूँ काफी टाइम से, मेरा बुढ़ा हो गया, मैं भी पार्टी से संबंधित हूँ। मेरा आज ये कहना है कि ये जो बैठक है इससे देखते हैं कितनी जागरूकता आती है, कितनी आती है। प्रैक्टिकल अभी तो इन लोगों ने समझाया हमें, आप इसे प्रैक्टिकल देखते हैं कि प्रैक्टिकल कितना सक्सेस होता है। जैसे लोगों को जागरूक होना जरूरी है। हाँ, जागरूक होना जरूरी है, तभी हम लाभ उठा पाएंगे। तभी लाभ उठा पाएंगे। चलिए, अब चीज ये, मेरा नाम भारत सिंह, मैं पूर्व जिलाध्यक्ष और आज वर्तमान में भारतीय किसान संघ अमरोहा का संरक्षक हूँ। आप काफी बुजुर्ग हैं, मुझे लग रहा है कि उम्र 70 के आसपास आपका होगा। 75 के आसपास होगा। इस तरह की बातें जो आज हुई है, क्या हर एक पंचायत में देश के सभी हिस्सों में जरूरत है? हाँ, सभी हिस्सों में जरूरत है। यहाँ भी मतलब भारी जरूरत है। अभी लोग जागरूक नहीं हो पा रहे, हम तक खबर नहीं पहुँचती, और जब खबर नहीं पहुँच, जानकारी नहीं होती तो इसलिए कोई लाभ भी नहीं उठा पाते लोग। तो इस चीज़ों की भारी ज़रूरत है। और ये जो है हर क्षेत्र में महीने 2 महीने में 4 महीने में 1-2 प्रोग्राम इस तरह से होते रहे तो जागरूकता बनी रहे, जिससे सब लोगों को जानकारी हो जाए और जब भी फिर आगे वो कार्यक्रम। 75 साल उम्र हो गए, 75 साल उम्र हो गए, कितने प्रधानमंत्री आपने देखे होंगे? हाँ, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वर्तमान स्थिति जो है देश का कितना किसान के अनुकूल है और हमारे भारतवासियों के लिए अनुकूल? किसान के बारे में तो इतना किसी ने सोचा ही नहीं जितना कि आज हमारे प्रधानमंत्री सोच रहे हैं। और भी जो ऐसी योजनाएं कर दी जिनके लिए सोच भी नहीं सके थे हम लोग के भाई भारतवर्ष में ऐसे कानून भी बन सकते। जैसा अयोध्या में मंदिर है, तुम्हारे कश्मीर का मामला था, कोई 335 से ये खत्म होना कोई सपना ही नहीं था, तो उन्होंने इतने बड़े काम कर दिए सर, कोई अब तक करा और आगे को शायद ना कर सके जो कर रहे हैं। झगड़ा भी खत्म हो गया, अयोध्या झगड़ा भी खत्म हो गया। सब में पहला जत्था हम लेके गए थे साहब डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से। सब लोग भाईचारे से रह रहे हैं। हाँ, सब लोग भाईचारे से रह रहे हैं और बड़ा अमन चैन है। किसान कल्याण परिषद की जो व्यवस्था, जो टीम आप तक पहुंची है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये टीम सब बहुत बढ़िया टीम है और हमारी परिचित भी है, और ये उम्मीद करेंगे कि आगे को हमें इस तरह से गाइडेंस मिलता रहेगा और हम भी लगेंगे इसमें, हम भी बढ़ चढ़ के काम करेंगे और लोगों को लगाएंगे। और आपका 75 साल का अनुभव देश के सभी किसानों को मिल पाएगा? हाँ बिल्कुल, हम भी जो अपना अब भी दे रहे हैं और आगे को भी इसी तरह से लोगों को सहयोग देते रहेंगे और देते आए हैं। धन्यवाद। हमने अपने गांव में भी एक बहुत बड़ी योजना
अपने ही पैरों पे खड़े होकर। मंत्री भी यूँ कहते, बोले यार हम तो सोचे थे कहाँ चक्कर पड़ रहे हैं इनके बस का नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजन है जी। रंजन जी, आज ये जो संगठन में आप लोगों के बीच बात रखी, कितना संतुष्टि मिली? हम इससे पूर्ण संतुष्ट हैं जी, और सुधीर जी के माध्यम से, रामकिशोर जी के माध्यम से जो किसान चौपाल का आयोजन हुआ है, इससे काफ़ी जो युवा वर्ग जागरूक हुआ है। और इन्होंने जो योजना बताई हैं, जैसे कि सोलर पे हमें 70% सब्सिडी है, या हमें मतलब खाद पे सब्सिडी है, या हमें जैसे मान लो किसान पेंशन है, और गन्ने पे भी काफ़ी पेमेंट हमारा आया गया है, ट्रैक्टर पे सब्सिडी है। तो इस तरीके की जानकारी पहले नहीं मिल पाती थी, जो इनके द्वारा इस कार्यक्रम चलने से जो मिल रही है हमें। और जैसे जैसे किसान जागरूक होगा, वैसे वैसे किसान आगे बढ़ेगा। और पिछले 5 वर्षों में किसान काफ़ी आगे बढ़ा है, और जो प्रोपेगेंडा चल रहे हैं इनसे बचने का अवसर मिला इस कार्यक्रम से हमें, तो हम काफ़ी संतुष्ट हैं। अपना नाम? मेरा नाम रंजन कुमार है। धन्यवाद। ये कौन सा जगह है? ये जी कांच है और जमुना पार गांव है, और जिला है ये वो ज्योति नगर। तो यहाँ जो है कभी पहले ऐसे कार्यक्रम नहीं हुआ। आप यहाँ के ग्रामीणों की राय आप सुन रहे थे। उनका साफ कहना है कि विकास जमीन पे है, जागरूकता, शिक्षा, अगर ये 2 चीज़ में सुधार आए और जागरूकता दी जाए तो सरकार द्वारा दी गई सारी योजना का लाभ गांव तक पहुंचेगा। और ये संस्था काफ़ी अच्छा काम कर रही है, जो जानकारियाँ जो होनी चाहिए वो गांव तक पहुंचा रही है। आपने कुछ कहानी कहकर एक दिमाग में मैसेज की लाइन बनाना आपने चाहा, उसी तरह एक छोटी सी लाइन आप बना दें मैसेज के माध्यम से, चल रहे कि आज की ये बैठक का जो उद्देश्य है वो किस तरह से लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो है जागरूकता है। आज भी व्यक्ति जागरूक नहीं है। ऐसे आयोजनों से सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता वो जागरूकता होती है। जी जी। बातों का पता लगता है, आदमी अपने गांव से बाहर निकल के बातों के जरिए दूर तक जुड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण ऐसे आयोजनों का यही उद्देश्य रहता है। तो सर, आज ग्रामीण के बीच में आए और सारी बात आपने सुनी और अपनी भी राय रखी। देखिए, किसान कल्याण परिषद वो आप पहले ही मैं कह चुका हूँ आपको। जी जी। मेरा नारा है चलो गांव की ओर। जी। मैं गांव का रहने वाला हूँ, किसान का बेटा हूँ, और इस किसान कल्याण परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है वो गांव-गांव और पंचायत तक जाने का ही है। ये शहर की संस्था नहीं है, ये संस्था ही गाँव के और देहात के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए बनाई गई है। मैं पहले अपने उसके बारे में बता चुका। पूरा प्रचार प्रसार हमारा गाँव के लिए है, योजनाओं तक पहुँचाने के लिए। और आपके माध्यम से मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, अभी नाबार्ड के द्वारा और खादी ग्राम उद्योग के द्वारा एक योजना चल रही है। 8 दिन से लेकर 1 साल तक की ट्रेनिंग है जो फ्री दे रहे हैं, वो महिलाओं के लिए। जो हमारी महिला बहनें हैं जो गांव में उत्पाद करना चाहती हैं, पापड़ बनाना चाहती हैं, अचार बनाना चाहती हैं, खेस बनाना चाहती हैं, दरी बनाना, जो पहले माँ बहन करती थी, दादी करती थी, चाची करती थी घर में, तो सबके लिए नाबार्ड के द्वारा, खादी उद्योग के द्वारा सबको ट्रेनिंग देने का काम भी चलाया जा रहा है। अगर ये सब जितने भी लोग यहाँ आए हैं, किसान भाई मेरे, अगर ये हमारी मदद करेंगे तो हम बार बार इनके बीच में आने का काम करेंगे। और जितनी भी योजना सरकार की, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की हैं, इनके पहुंचाने तक की जिम्मेदारी हम लेते हैं, और काम करना इनका काम है। हम इनके बीच में रहेंगे, गांव-गांव में रहेंगे। आज इस बैठक कितना सफल नजर आ रहा है? बैठक काफ़ी सफल रही, अच्छी रही। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा जो योजना है प्रधानमंत्री की किसानों के लिए, बहुत अच्छी योजनाएं हैं, उनका लाभ किसानों को लगातार मिल रहा है। जी। पूरा पता बता दीजिए यहाँ का। हमारा गांव जमुना खास है, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, उत्तर प्रदेश। प्रधान जी हैं। जी जी। मैं प्रधान संदीप त्यागी। जी जी, संदीप त्यागी नाम है मेरा। कुलदीप जी के भाई जी। कुलदीप जी, जी आप लगातार आज के प्रोग्राम को मेहनत कर रहे हैं। हाँ, आज ये जो प्रोग्राम हुआ अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे पहले यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम कोई हुआ नहीं था। लोगों को आज ये सारी चीज़ें सुनकर इतने प्रोग्राम गवर्नमेंट के हैं पहली बार पता चल रहा है, और आश्चर्यचकित है कि इतने अच्छे प्रोग्राम होते हुए हमारे गांव के अंदर तो बहुत सारे युवा हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो जो युवा आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म होगा।
हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुधीर जी का, उनकी टीम का। वो यहाँ पर आए, लोगों को जागरूक किया और वो अपनी पूरी स्कीम के साथ में आए, जो कि ये रटन में हमको दिया है, हम इसको पढ़ेंगे और बाकी गांव वाले लोग उसको पढ़ के आगे अपने काम करेंगे। आगे बढ़ने की उनकी बहुत बड़ी क्षमता है, जिसका प्रयोग करेंगे। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है। समाज में रहते हैं, काफ़ी अपनी बात भी रखी। पूरे देशवासियों के लिए, किसानों के लिए क्या मैसेज आपका? किसानों के लिए ये है, पहली बात तो ये है कि जो किसानों को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, उन लोगों से हमें सचेत रहना। सरकार ने बहुत बड़ी योजना दे रखी है किसान के लिए, अगर उसके बारे में आप समझें, उसे पढ़ें, उसका लाभ उठाएं। आज की इस बैठक का इसकी आज की बैठक का ये है कि इस गांव के अंदर, हमारा गांव इंटीरियर में है, यहाँ कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जो किसानों को जागरूक करे। तो इनके आने से योजनाओं को जानकारी हुई, किसानों में जागरूकता आई और इसके बाद में जो है किसानों को इसका लाभ भी मिलेगा। अपना नाम? मेरा नाम दुष्यंत त्यागी है जी। मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ, जमुना खास के रहने वाला हूँ। धन्यवाद। भारत का आने वाला कल है। मेरा नाम दीपांशु त्यागी है, मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। हाँ। ये मेरा गांव, मतलब यहाँ पे हम रहने वाले हैं यहाँ के, और मैं भी इससे जुड़ना चाहता हूँ, जिससे आने वाले आगे के लिए मैं अपना प्रोत्साहित कर सकूँ, अपना पूरा बलिदान दे सकूँ इस चीज़ के आपकी लिए। पढ़ाई कितनी हुई? मैं बीटेक मैकेनिकल हो चुका है, मैं MBA कर रहा हूँ। गांव में के रहने वाले हैं हाँ और जी। इतनी अच्छी एजुकेशन ले लिया आपने। हाँ जी, हाँ जी। इस एजुकेशन का एनर्जी शहरों को मिलेगा या इस गांव को मिलेगा? गांव को बिल्कुल, गांव को शहर देंगे बिल्कुल, दोनों को, लेकिन गांव को सबसे ज़्यादा देंगे उसमें, क्योंकि ये इसमें लोग कर नहीं पाते, अपना आप ऊंचा आ नहीं पाता आगे के लिए, इसलिए यहाँ पे देना चाहेंगे हम। आज की इस बैठक से अच्छा क्या लगा आपका? भाई ये लगा किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो योजना आई है सारी, उनको बढ़ावा देने के लिए आगे। ठीक, थैंक यू। युवा को क्या बोलेंगे? मैं देश भर में ज़्यादा क्या बोलेंगे? ज़्यादा जुड़िए इन चीज़ों में, जिससे आने वाला कल अच्छा हो। युवा पलायन शहर की तरफ भाग रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? शहर की तरफ ना जाके अपने गांव के आओ, पहले उसको ही शहर बनाओ, गांव को ही। वाह, क्या बात है। शहर ना जाकर गांव की ओर आए, और गांव में भी सब कुछ है। प्रयास और तलाश करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट भी दिखेगा। देखते रहिए दूरदर्शी न्यूज। आज हम यूपी से। नवीन जी आइए, नवीन जी आइए। ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, आइए सम्मान का कार्यक्रम, आइए।